कुछ दिनों तक ऐसे ही न्यूज चलते रहे, तभी खबर मिली कि जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया। 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। उस रैली में नेतृत्व जेपी नारायण कर रहे थे। इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। वहाँ विपक्षी दल के सभी नेता थे। वहाँ करीब 5000 से अधिक लोग। पायलट राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जेपी नारायण की इस रैली में क्या क्या हो रहा था, इसका पल पल की जानकारी इंदिरा गांधी को हो। 21 जून की शाम को उस बड़े फैसले को अमल करने का समय आ गया था। जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। 25 जून 1975 आधी रात डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी और इस देश पर काले बादल छाने लगे। 26 मार्च 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीने में क्या क्या हुआ, जनता को कुछ नहीं पता। बात है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी रायबरेली से 1300 वोटों से जीती। हारने वाले उम्मीदवार का नाम राज नारायण था। हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण भी था, चुनाव के दौरान 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राज नारायण हाईकोर्ट में इनके खिलाफ 2 बार केस दर्ज किया। दिल्ली के प्रधानमंत्री संजीव यशपाल कपूर ने रायबरेली के चुनाव को संपूर्ण संशोधन किया था, जो कायदे के अनुसार सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता था। रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था, उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राज नारायण के केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खड़े। केस के कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा। यह अपने आप में बड़ा आर्डर था। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा, जिनको काफी स्ट्रिक्ट जस्टिस माना जाता था। 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। इसके बाद जस्टिस सिन्हा को खरीदने की भी कोशिश हुई, लेकिन सभी निष्फल साबित हुए। कुछ दिनों तक ऐसे ही न्यूज चलते रहे, तभी खबर मिली कि जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया है और साथ ही साथ अगले 6 महीने तक कोई इलेक्शन में लड़ने का परमिशन भी नहीं था। मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही देती हूँ। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अब ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर पर 20 दिन का स्टे लगा है। हम इस बीच इस केस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला कर देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि जब तक ये अपील का मामला निपट नहीं जाता, तब तक आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूँ, और जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है, आप फिर से कुर्सी संभाल लीजिएगा। यह बात चल ही रही थी, तभी संजय गांधी भी पीएम आवास पर पहुंचे। आइए जरा बात करनी है 2 मिनट। मैं अभी आती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इस्तीफा दे रही हैं आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। पीके बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार कुर्सी पकड़ेगा ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा और अंदर से सभी नेताओं को बदल देगा। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वहाँ वीके अय्यर ने सुनवाई की, अपना फैसला सुनाया। तो क्या आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी का फैसला जस्टिस अय्यर का था? चलिए जानते हैं। 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। उस रैली में नेतृत्व जेपी नारायण कर रहे थे। इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। वहाँ विपक्षी दल के सभी नेता थे। वहाँ करीब 5000 से अधिक लोग पहुंचे। फिर जेपी नारायण लोगों से उसी रैली में कहा कि सरकार की कोई भी फैसला गलत लगे तो ना माने। जेपी के इस बयान को सरकार ने सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। तब उनके साथ उनके बेटे राजीव गांधी भी थे। तब उस समय उनके छोटे बेटे संजीव गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कंपनी को हैंडल कर रहे थे। वहां से घर आते हुए संजय गांधी ने देखा कि लोगों की भीड़ जमा
हुई। पायलट राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस समय। संजय गांधी बहुत फायर हैंडेड व्यक्ति थे और अपनी मां को सभी ऑपोजिशन से बचाते थे। तभी जेपी नारायण ने यह बोला कि अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के आदेश के बाद भी इस्तीफा नहीं देती हैं, तो प्रधानमंत्री आवास पर घेराव हो। जेपी नारायण की इस रैली में क्या क्या हो रहा था, इसका पल पल की जानकारी इंदिरा गांधी को हो रहा था। उस दिन वे ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। इंदिरा गांधी के दोस्त सिद्धार्थ रे उनके निवास पर पहुंचे। 21 जून की शाम को उस बड़े फैसले को अमल करने का समय आ गया था। दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और यह लोग विपक्षी के मुंह बंद करने में जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत होती है। जेपी नारायण के आंदोलन से और खतरे की बहुत चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा और तय हुआ कि आपातकाल करने के आदेश का और इंदिरा गांधी के लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के सचिव राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उनके हाथ में एक चिट्ठी थी, राष्ट्रपति की चिट्ठी। राष्ट्रपति जी ने जिस पर दस्तखत किया था उस पर यह लिखा था, An exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution. I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declare that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। चारों तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब देश को इस राजनीति आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था, सिर्फ धारा 352 ही बचा सकती थी। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल एक बहाने की जरूरत थी। अगले दिन 26 जून की सुबह जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया गया और अपोजिशन मूवमेंट को एक ही झटके में कुचल दिया गया। पर्सनल ट्रेड यूनियन लीडर्स और स्टूडेंट लीडर जैसे लालू यादव, अरुण जेटली और नीतीश कुमार को भी इमरजेंसी पीरियड में अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट होने से बचने के लिए कई लीडर्स अंडरग्राउंड इमरजेंसी के अगेंस्ट तैयारी कर रहे थे। जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुब्रमण्य स्वामी ने सिख का भेष रखकर इमरजेंसी के समय अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा। पूरे इमरजेंसी के दौरान करीब 1,10,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ साथ स्मगलर्स, हवाला ऑपरेटर, ब्लैक मार्केट और गंज भी थे। अरेस्ट करने के बाद इनकी लोकेशन और अरेस्ट के रीजन को सीक्रेट रखा जाता था। न्यूज़पेपर्स को इसके बारे में रिपोर्ट करने को मना था। इन प्रिजनर्स को ओवरक्राउडेड जगह में इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता था और इनकी फैमिली को इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। प्रेस के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी गई। न्यूज एडिटर को सेंसरशिप अथॉरिटी से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि वो क्या प्रिंट कर सकते हैं और क्या नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ हर एक आर्टिकल और न्यूज को सरप्राइज कर दिया जाता था और पार्लियामेंट्री और कोर्ट प्रिजनर्स को रिपोर्ट करने पर सेंसरशिप लगा दी गई। गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर कवरेज को अपने बेनिफिट के लिए इसमें से इमरजेंसी बहुत से लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले लोगों ने कभी इमरजेंसी देखी नहीं और उस समय सोशल मीडिया भी उतना आगे नहीं था और खबरों के प्रिंट मीडिया में सेंसरशिप, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई न्यूज छपती वैसे ही उन्हें पता चल जाता, जिसके वजह से उनके खिलाफ कोई न्यूज भी नहीं आती थी और लोगों को इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता भी नहीं चलता था। साथ ही इमरजेंसी में जेल जाने के डर से गवर्नमेंट ऑफिसर काम पर ऑन टाइम आने लगे थे।
ट्रेन्स टाइम पर चलने लगी थी और गवर्नमेंट ने स्मगलर्स, हवाला ऑपरेटर और ब्लैक मार्केट को जेल में डाल दिया था। सारे इन इम्प्रूवमेंट को देखकर पब्लिक काफी खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। अप्रैल 1976 आते आते कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का कद काफी बढ़ चुका था और उनकी ताकत इंदिरा गांधी के लगभग पूरी तरह ताकतवर हो चुकी थी और वो संजय गांधी सरकार में समानांतर अथॉरिटी बन चुके थे। बिना किसी आधिकारिक पद के भी वो सरकारी काम के मामले में भी दखल देते थे। उनके पास कैबिनेट और सरकार की गोपनीय संजय गांधी को सरकारी पेपर्स और फाइल्स तक पूरी पहुंच थी। वो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते थे। इंदिरा गांधी भी संजय गांधी पर काफी निर्भर थी। वो उनकी आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। संजय गांधी ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को काबू करने के नाम पर नसबंदी अभियान शुरू किया। जबरन नसबंदी को सरकार की नीति बना दिया गया। हर राज्य में इसे लागू किया गया। हर जिले के लिए नसबंदी के टारगेट निर्धारित कर दिए गए। गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर, विलेज ऑफिशियल्स और स्कूल टीचर लोगों को स्टरलाइज करने के टारगेट दिए गए और टारगेट अचीव न कर पाने पर उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। प्रमोशन डिनाय हो जाता था और जब भी चेक किया जाता था, रिजल्ट यह था कि हजारों लोगों को फोर्सफुली स्टरलाइज किया गया। लोगों को जबरदस्ती पकड़कर क्लिनिक और कैंपस में ले जाया गया और उनकी नसबंदी करा दी गई। मार्च 1977 में इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया गया और इलेक्शंस बुलाए गए। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटों पर हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है। यह पहली बार है कि कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने सरकार बनाई है इंडिया में। हालांकि ये अलग कहानी है कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकती नहीं है और 1980 में दोबारा से इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती है। लेकिन इस बार फर्क यह है कि उनकी इकोनॉमी काफी बदल जाती है। वो पहले से शायद सीख लेती हैं और इस बार उनकी इकोनॉमिक्स थोड़ी और राइट लीनिंग बन जाती है और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बन जाती है। लेकिन यह कहानी कभी और के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।